हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू साथियों, कैसे हैं आप सब? आपकी तैयारी कैसी चल रही है? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब निश्चित रूप से अच्छे होंगे और अपनी तैयारी पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे होंगे और जी जान लगा करके अब आप जुट गए होंगे अपने लक्ष्य को पाने के लिए। और उस लक्ष्य जिसके लिए आप पिछले 5 सालों से मेहनत में लगे हुए हैं और जो इतना लंबा इंतजार भी आपको करवा रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द आपकी वैकेंसी भी आ ही रही है। टेंडर भी साथियों निकल गया है। इस बार जो नोडल हेड है वो बनाया गया है आरआरबी चेन्नई को, और उसी के माध्यम से टेंडर आउट हुआ है, जिस टेंडर में यह स्पष्ट किया गया है एलपी टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर और सीनियर सेक्शन इंजीनियर, इन सभी पदों के लिए उन्होंने एजेंसी हायर करने के लिए टेंडर निकाल दिया है और 29 जनवरी तक ये सारी प्रक्रियाएं फाइनल होनी है। तो मोटा मोटी आप मान लीजिए कि 29 के बाद कभी भी वैकेंसी आपकी लॉन्च हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। आइए हम लोग अपने सिलसिले को आरंभ करते हैं और आज का जो हमारा प्रश्न है ट्रांसफार्मर में उसको देखते हैं। साथियों, हमारा जो ट्रांसफार्मर का प्रश्न है जरा उस पर आइए। क्या है? आईटीआई किए हैं, भर सकते हैं, जरूर भर सकते हैं। आप आईटीआई किए हैं तो बिल्कुल भर सकते हैं, लेकिन असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन के लिए फॉर्म भर सकते हैं। आरआरबी जेई के लिए बीटेक और डिप्लोमा के साथ ही भरेंगे, और सीनियर सेक्शन इंजीनियर का फॉर्म भी सिर्फ और सिर्फ बीटेक भरेंगे, डिप्लोमा नहीं भरेंगे। ठीक है, आइए साहब चलिए। साथियों ऐसा है, ट्रांसफार्मर की जो मेन वाइंडिंग है और सेकेंडरी वाइंडिंग है, दैट मीन्स मेन एंड सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न की संख्या दी गई। मेन हम किसको कहते हैं? हम यहाँ मेन कहें तो प्राइमरी को कहते हैं। N1 आपके पास कितना है जी? N1 दिया गया है 1000। आपके पास N2 कितना दिया गया है साहब? 3000। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, कह रहा मुख्य कुंडली में 80 वोल्ट है, यानी V1 का मान 80 वोल्ट दिया गया है। द्वितीय कुंडली का प्रति फेरा विभवांतर क्या होगा? ठीक है, यानी पर टर्न वोल्टेज, यानी V2 का मान आपको निकालना है। चलिए, ये सारी डाटा आपके पास मैंने दे दी हैं। आप सब मुझे जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए कि आप कैसे इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, क्या तरीका होगा, किस माध्यम से इस प्रश्न के उत्तर तक आप पहुंचेंगे। कीजिए आप लोग, बताइए मुझे भी सॉल्व करके। पहले हम V2 निकाल लेते हैं, उसके बाद हम निकालते हैं प्रति टर्न वोल्टेज। प्रति टर्न वोल्टेज द्वितीयक वाइंडिंग में। सेकेंडरी वाइंडिंग में प्रति टर्न वोल्टेज क्या है ये भी हमें निकालना है। पहले V2 निकालना है। क्या करिएगा, कैसे करिएगा, बताइए जल्दी से, बहुत आसानी से बताइए मुझे। उम्मीद करता हूं आप लोग जवाब देंगे। बनाइए, कॉपी निकालिए, कॉपी कलम निकालिए और बनाना चालू करिए। चलिए मैं बता रहा हूं, देखिए ध्यान से इधर। साथियों, आप सब जानते हैं हमारा रिलेशन होता है N2/N1 इक्वल टू V2 बाय V1। स्वाभाविक सी बात है, हमें V2 निकालनी है तो आप क्या लिखेंगे? V2N1 इक्वल टू N2V1 आप लिखेंगे। यहां से आ जाइए, V2 का मान क्या निकल जाएगा? N2V1 अब बटा हो जाएगा आपका N1। मान रखिए यहां पर, मेरे पास N2 कितना है? 3000 है, मैंने लिख दिया। मेरे पास V1 कितना है साथियों? 80 है, बाय नीचे कर दीजिए। आपके पास फिर हमारे पास V1 का मान कितना दे दिया क्वेश्चन ने? सॉरी, N1 का मान कितना दे दिया? 1000। 0 0 0 0 0 कैंसिल। 240 वोल्ट आपका क्या हो जाएगा? V2। यानी आपको V2 मिल गया 240 वोल्ट। बस ये देख करके आप आंसर टिक लगा देंगे, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन ने लास्टली पूछा है प्रति टर्न वोल्टेज कितनी है। ये 240 वोल्ट जो है ये तो आपको 3000 टर्न में है साथियों, ध्यान रखिएगा। 3000 टर्न में 240 है। क्या है? 3000 टर्न में 240 है। तो एक टर्न में कितना होगा क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो एक टर्न को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर हम प्रति टर्न वोल्टेज की बात करते हैं तो टोटल वोल्टेज में हम क्या करेंगे?
240 में टोटल नंबर ऑफ टर्न 3000 से डिवाइड कर देंगे। अब हमने 24/3000 240/3000 किया, 24/300 हो गया। जल्दी से अब आप लोग बताइए 24/300 कितना होता है? 0.08। क्या हो जाएगा साथियों? 0.08 वोल्ट। तो आपका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाना है। यानी सबसे पहले हमने क्या किया? V2 निकाल लिया। V2 निकालने के बाद आपसे कहा गया प्रति टर्न हमारी क्या है वोल्टेज, वो निकालने के लिए। तो प्रति टर्न निकालने के लिए आप क्या करेंगे साथियों? निश्चित रूप से जितनी संख्या टर्नों की हैं उससे डिवाइड कर देंगे। अब जब उससे डिवाइड कर दिए तो तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। वही हमने किया भी है। आइए आगे बढ़ें। नोट कर लीजिएगा, जिन बच्चों को भी नोट करना है मैं स्क्रीन से हटा हुआ हूं, आप बेहिचक इसको क्या करेंगे? सॉल्व करके नोट कर लेंगे। क्वेश्चंस को आप कॉपी में लिखने का भी प्रयास करिए और उसको नोट भी करते चलिए, ठीक है ना? बिल्कुल। आइए आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक 25 kVA का सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, उसके प्राइमरी में 250 टर्न है और सेकेंडरी में 40 टर्न है। यानी आपके पास N1 का मान कितना है? 250। N2 का मान कितना है जी? 40। ठीक है। प्राइमरी का वोल्टेज V1 कितना है हमारा? 1500। कितना है? 1500 वोल्ट। आपसे कह रहा है सेकेंडरी वोल्टेज का करंट, यानी आपसे कह रहा है कि I2 का मान क्या होगा। अब आप जानते हैं अगर हम I2 निकालना चाहें तो हमें बहुत आसानी से यहाँ पर कैलकुलेशन हो सकती हैं, लेकिन तब हो सकती हैं जब हमें V2 मालूम चल जाए, है ना साथियों? जब क्या चल जाए? V2 मालूम चल जाए तो हम निकाल सकते हैं। बहुत सारा तरीका है। तो हम चलिए सबसे पहले हम V2 निकाल लेते हैं, फिर मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्यों आसान हो जाएगा? क्योंकि मैंने आपसे कहा है V1 I1 इक्वल टू V2 I2 होती हैं। यानी आपकी जो KVA रेटिंग है वह V2 I2 के भी क्या होगी? बराबर। अब अगर हमसे I2 पूछा जाए तो हम टोटल KVA रेटिंग बटा V2 कर देंगे। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? ध्यान दीजिएगा साथियों, बताइए मिलेगा कि नहीं? बिल्कुल मिलेगा। V1 I1 V2 I2 के बराबर होती है। KVA हमारी क्या है? I1 V1 के भी बराबर, और यही KVA मेरी V2 I2 के भी बराबर। जब ये बराबर हमें निकालना है I2, तो टोटल KVA मुझे मालूम हो और V2 से हम डिवाइड कर दें तो आराम से I2 निकाल लेंगे। ये टेक्निक्स तो आप जानते हैं। आइए, जब आप ये जानते हैं तो बिल्कुल वही काम हम करते हैं। I2 निकालने के लिए मुझे V2 निकालना पड़ेगा, और V2 निकालने के लिए हमें बड़ी आसानी से मालूम है क्या करना होगा। तो जो रिलेशन अभी आपको बताया था, क्या साहब? N2 बाय N1 इक्वल टू V2 बाय V1, इसी का प्रयोग करिए। सब लोग जानते हैं N2 V1 क्या हो जाएगा? N1 V2। यहां से आइए, V2 बराबर आप क्या लिखिएगा जी? V2 बराबर N2 V1 बाय N1 लिखेंगे। चलिए जरा मान रख दें। N2 मेरे पास क्या है? 40 है। V1 मेरे पास कितना है? 1500 है। और आपके पास N1 कितना है? 250 है। सिंप्लीफाई करिए, कितना हो जाएगा? जल्दी बताइए। 6 240 वोल्ट आ रहा है। कितना आ रहा है जी? 240 वोल्ट। तो 240 वोल्ट आपका क्या हो गया? V2 हो गया, है ना? अब आइए आसानी से कैलकुलेट करिए, कैसे मिलेगा आपको। मेरे पास तो आ गया ना साथियों, 240 आ गया। यहां कितना है? 25 kVA। अब जल्दी से कर दीजिए तो 25 kVA को सिंप्लीफाई करके कैलकुलेट करिए तो कितना मान आएगा? आपके पास VI रेटिंग दी हुई है, कैसे करेंगे? फटाफट कीजिए। रिलेशनशिप मैंने बता दिया है आपको। क्या दिया है यहां पर? KVA रेटिंग का मान कितना दिया है? KVA आपका कितना है? 25 KVA है। तो चलिए जरा हम देखते हैं। मेरे पास जो है साहब V1 कितना है? 1500 है।
तो जस्ट हम सिंप्लीफाई करते हैं। I1 कैलकुलेट करना होगा तो क्या करना होगा, V1 I1 इक्वल टू 25 इंटू 10 के पावर 3, स्वाभाविक सी बात है। अब यहां से आप I1 निकालिएगा तो क्या करिएगा, 25 इंटू 10 के पावर 3 बाय 1500 1500, स्वाभाविक सी बात है। अब जब इसको सॉल्व करिए तो कितना मिलेगा, देखिए जल्दी से बताइए, हाउ मच इज द वैल्यू। 25 गुना 10 के पावर 3 बाय 1500 कितना आ रहा है, फटाफट जवाब दीजिए। 25,000 बटा 1500 हो रहा है। 25,000 बटा जब 1500 करिएगा तो आपका कितना मिलेगा, 16.67 एम्पियर। कितना मिला, 16.67 एम्पियर मिल रहा है। ठीक है, बिल्कुल। अब ये तो मिला I1 मुझे, I2 नहीं निकल जाएगा, अब आराम से निकल जाएगा, है ना। ठीक, यही चीज आप करिए। 25,000 बटा 240 करके देखिए कितना आ रहा है। दोनों करंट आपको निकालनी थी, एक तो 240 हमको मिल गया, ये दोनों ऑप्शन तो मेरा हो ही नहीं सकता है, बात खत्म, है ना। मेरा क्या हो सकता है, उस पर आते हैं। 240 वोल्ट तो मेरा सेकेंडरी का इसी दोनों में से कोई है। अब देखते हैं करंट मेरा सेकेंडरी का कौन सा है। ये वाला 16.67 तो I1 हो गया, प्राइमरी का करंट हो गया। अब फटाफट आप कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए क्या आपको आता है। सिंप्लीफाई करिए, जल्दी से डिवाइड करिए विद्यार्थी जी। आप ऐसा करिए, 25,000 डिवाइडेड बाय 240, बहुत आसान है। अब हम यहां से क्या कहा आपको मैंने, V2 I2 बराबर मैंने कहा ना, क्या होता है 200, V2 I2 इक्वल टू क्या कहा मैंने, 25 होता है। तो 25 का 25 हमने रखा 10 के पावर 3, स्वाभाविक है। अब आप यहां से I2 निकालिए तो क्या करेंगे, 25 गुना 10 के पावर 3 किलो था, बटा आप रखिए V2। V2 कितनी है, 240। जब इसको सॉल्व करते हैं तो 104 दशमलव समथिंग आ रहा है, तो 104 दशमलव कुछ आ रहा है, तो 104 मान लेते हैं। तो यानी आपके पास V2 का मान क्या हो गया, 240। आपके पास I2 का मान क्या हो गया, 104। आपका सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। आइए इस क्वेश्चन को फिर से समझिए, सारे बच्चे इस क्वेश्चन को फिर से समझिए। 120 निकला। चलिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है 25 kVA का कोई ट्रांसफार्मर है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, 250 इसके प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न है, 40 इसके सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न है। यदि हमने प्राइमरी को 1500 वोल्ट से जोड़ा है, सप्लाई 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे दी है, तो सेकेंडरी का वोल्टेज और करंट क्या होगा। ठीक है, यानी आपको डाटा दिया है N1 250, N2 दिया है 40, V1 दिया है 1500, I2 आपको कह रहा है बताने के लिए। लेकिन आप जानते हैं कि V2 भी आपको निकालना पड़ेगा I2 के लिए। अगर हम V2 निकाल लें तो I2 निकल जाएगा। तरीका इसका क्या है साथियों, तरीका है, हम जानते हैं ट्रांसफार्मर में क्या होता है, केवीए रेटिंग सेम होती हैं, चाहे वह प्राइमरी की वोल्ट एम्पियर हो या सेकेंडरी की वोल्ट एम्पियर हो, दोनों के मान में कोई अंतर नहीं होता है। इसीलिए हमने यहाँ क्या लिख दिया, V1 I1 इक्वल टू, मैंने क्या लिख दिया साहब, ध्यान रखिएगा, आप आराम से क्या लिखेंगे, V1 I1 इक्वल टू V2 I2। ठीक है, और यही मेरा केवीए रेटिंग होती है प्राइमरी और सेकेंडरी की। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये प्राइमरी और सेकेंडरी की आपकी रेटिंग होती है। तो हमने लिख दिया केवीए बराबर V2 I2, यहां मेंशन कर दिया। अब यहां से अगर I2 निकालना है तो क्या करेंगे, केवीए बटा V2 कर देंगे, V2 मालूम चल जाए तो आराम से कर देंगे। अगर आपको I1 निकालना है तो क्या करेंगे, V1 I1 बराबर केवीए करेंगे, केवीए बटा V1 कर देंगे, I1 निकल जाएगा। यही जो टेक्निक है इसी का आपको क्या करना है, प्रयोग करना है, और कोई बात नहीं है। अब यहां पर आइए, मैंने वही काम किया साहब कि पहले मैं V2 निकाल लेता हूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। V2 निकालना तो सब लोग सीख चुके हैं, क्या मालूम है रिलेशन, N2 बाय N1 इक्वल टू V2 बाय V1 होता है। N2 बाय N1 इक्वल टू V2 बाय V1 का यूज करिए, N2 इंटू V1 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करके N1 V2 हो गया। सिंप्लीफाई करिए, V2 इक्वल टू N2 V1 बाय N1 हो जाएगा। और सिंप्लीफाई करिए, N2 का मान 40 रखिए, V1 का 1500, नीचे 250 सॉल्व किया 240, यानी V2 आपको 240 मिल गया। यहां तक क्लियर। अब इसके जस्ट बाद आपको क्या करना था, आपको निकालना था I2। V2 जब मुझे मालूम चल गया, अब मेरे पास 25 kVA यहां दिया हुआ है,
25 केवीए को आप क्या लिखेंगे, 25 केवीए को आप लिखेंगे ना 25 गुना 10 के पावर 3 वोल्ट एम्पियर, यानी 25,000 वोल्ट एम्पियर। कोई शक तो इसमें नहीं है साथियों। अब जब इतना तक आप पहुंच गए तो मैं यहां V2 I2 बराबर लिखा मैंने 25 गुना 10 की पावर 3। अब आपका क्या हो गया, I2 बराबर 25 गुना 10 की पावर 3 अब बटा 240। आफ्टर सॉल्विंग 104 पॉइंट समथिंग आता है, तो हम लोग 104 को कंसीडर करते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से आप अगर ऑप्शन देखते हैं तो आपका 240 वोल्ट सेकेंडरी का वोल्टेज और 104 एम्पियर सेकेंडरी का करंट, ये वाला ऑप्शन कहां मैच करता है, ऑप्शन नंबर ए में मैच करता है। इसीलिए हम ऑप्शन ए को ही सही कंसीडर कर रहे हैं। कोई कंफ्यूजन तो नहीं विद्यार्थी जी? ऐसा क्वेश्चन कभी भी जीवन में मिलेगा तो बन जाएगा आप लोगों से। फटाफट कमेंट करके बताइए यस या नो। ऐसा क्वेश्चन अगर फिर से रहा तो बनेगा, यस या नो बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न जरूर कॉपी में नोट कर लेना सारे विद्यार्थी इसको, ये अच्छे प्रश्नों की श्रेणी में आता है। बिल्कुल, चलिए अमित जी बहुत अच्छी बात है। आइए अगला आपका प्रश्न है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का उपयोग हाई वोल्टेज को मापने के लिए किया जाता है। यह बात बिल्कुल ही सही है। करंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग उच्च मान के करंट को मापने के लिए किया जाता है। ये दोनों में से सारी बातें सही हैं। अब आपको यह ध्यान रखना है कि हमारी जो हाई वोल्टेज मापने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, एक्चुअल में ये कैसी ट्रांसफार्मर है। एक छोटी सी बात समझिए, ऐसी ट्रांसफार्मर जिसके माध्यम से हम वोल्टेज या करंट को मापने में मदद मिले या मापने का काम करते हैं, उस ट्रांसफार्मर को हम क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये मेजरमेंट में हमारी मदद कर रही है, मापन में मदद कर रही है। आप जानते हैं हम 1000 एम्पियर का, 3000 एम्पियर का, 5000 एम्पियर का, इतनी ज्यादा रेंज का हम अमीटर नहीं बना सकते, उतनी क्षमता ही हमारे इंस्ट्रूमेंट की नहीं हो सकती है। वैसी परिस्थितियों में आप ट्रांसमिशन लाइन में, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, या यूं समझे तो आप हमारे जो इलेक्ट्रिकल जनरेशन का सिस्टम है, इन सारे जगहों पर साथियों हम क्या करते हैं, करंट अगर हाई वैल्यू है उसको मेजर करने के लिए हम लगाते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। करंट को मापने के लिए लगाते हैं करंट ट्रांसफार्मर, अब वोल्टेज मापने के लिए लगाते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। अब जो आपका पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है वो समान रूप से देखिए कैसा ट्रांसफार्मर होता है, देखते हैं हम। आपको ये हमारी क्या है, टर्मिनोलॉजी है, दैट मीन्स हमारी टर्मिनल्स है जहां पे हाई करंट या हाई वोल्टेज हमें प्राप्त हो रहा है, दैट मीन्स प्राइमरी है। अब यहां पर प्राइमरी के साथ देखिए हमने नंबर ऑफ टर्न्स क्या किए हैं, अधिक लगाए हैं। सेकेंडरी की तरफ आपका क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स कम है। तो इससे स्पष्ट पता चलता है सेकेंडरी में हम वोल्टेज को घटाना चाहते हैं। यानी पहली बात तो क्लियर हो गई कि आपका जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है वह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, पहली बात। दूसरी बात, यहां जो हम वोल्टमीटर यूज कर रहे हैं सेकेंडरी की तरफ, आप देख रहे हैं हम 0 से लेकर 120 वोल्ट का वोल्टमीटर यूज कर रहे हैं। यानी इसका मान क्या है, मिनिमम है। इसका मान मिनिमम है मतलब आपके सेकेंडरी में वोल्टेज भी क्या होगा, लो होगा। आपके सेकेंडरी में वोल्टेज भी क्या होगा, लो होगा। ठीक है, अब ये दोनों बातें आप समझ गए। अब हम लगाते क्या हैं, इसके सेकेंडरी के साइड जब वोल्टेज कम हो जाती हैं तो हम इसके साथ कम रेंज का वोल्टमीटर लगाते हैं 0 से 120 का। ठीक है, अब हमें क्या होता है साहब, अब हमें N1 तो पहले से पता है कि नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में कितना है। उसके बाद हमें यह भी पता होता है सेकेंडरी में कम टर्न्स है तो कितना है। उसके बाद तीसरे नंबर पर हमारी जो सेकेंडरी की वोल्टमीटर है वो हमें बता देती हैं कि हमारा वोल्टेज सेकेंडरी में कितना है, V2 भी प्राप्त हो जाता है। अब जब ये तीनों मुझे मिल जाता है तो बड़ी आसानी से हम V1 को भी निकाल लेते हैं। और रिलेशन आपको पता है N2 बाय N1 इक्वल टू साहब क्या होता है, इक्वल टू आपका V2 बाय V1 होता है। तो हम इसको सिंप्लीफाई करके आराम से V1 का मान निकाल लेंगे। जरा मुझे बताइए V1 क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा N1 V2 बाय N2 हो जाएगा, ये V1 हो जाएगा। इसी फॉर्मूले को आपने क्या किया है, चेंज कर दिया है, सिंप्लीफाई कर दिया है ना साथियों। अब आइए, तो द्वितीयक में टर्नों की संख्या क्या है, कम। यहां कह रहा द्वितीयक में टर्नों की संख्या अधिक, गलत।
स्टेप अप ट्रांसफार्मर गलत, लाइन के श्रेणी में संयोजित गलत, प्राइमरी में टर्नों की संख्या ज्यादा है सेकेंडरी से। राइट आंसर इज डी नंबर। क्या होगी साहब? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल। चलिए, विनय कुमार सिंह ने सही जवाब दिया है, अमित कुमार भी ठीक जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल विद्यार्थियों, आपको आंसर भी देते रहना है और एक्टिव भी रहना है, अपनी कॉपी में भी चीज़ों को लिखना है। अगर आप रिजल्ट चाहते हैं तो आपको निश्चित रूप से लगना पड़ेगा, भिड़ना पड़ेगा, जी जान लगाना पड़ेगा, तभी सफलता प्राप्त हो सकती है। आइए आगे बढ़ें। अब अगला प्रश्न, बड़ा मजेदार प्रश्न कह रहा है परसेंटेज वोल्टेज नियमन डैश गुना 100 होता है। दोस्तों, अगर वोल्टेज रेगुलेशन की बात करें तो मैं आपको दो बातें बताता हूं। अप वोल्टेज रेगुलेशन, अप का मतलब है ज्यादा। ज्यादा कब होगा? जब हम नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बाय हम फुल लोड वोल्टेज करेंगे, ये मेरा अप रेगुलेशन होता है, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, हम ये कभी नहीं चाहते हैं। ठीक है। दूसरा हमारा होता है डाउन रेगुलेशन। सबसे मुख्य बात यह है, जब आप रेगुलेशन की चर्चा करें तो हमारा रेगुलेशन वोल्टेज के मान में कमी या वृद्धि होती है। हम कभी नहीं चाहते हैं कि हमारे सप्लाई की वोल्टेज बढ़े या घटे। अगर लगातार वोल्टेज की मात्रा घटेगी बढ़ेगी तो आप जिस इक्विपमेंट का इस्तेमाल अपने घरों में कर रहे हैं वह इक्विपमेंट आपकी लंबी नहीं चल पाएगी, उसको नुकसान पहुंचेगा, वो डैमेज हो जाएगी, जल जाएगी। ठीक है साथियों, इस कारण से हम लोग ये ध्यान में रखते हैं। अगला है आपका डाउन रेगुलेशन। तो देखिए विद्वानों, डाउन रेगुलेशन क्या होता है? डाउन रेगुलेशन मतलब कम मान। क्या है इसका मतलब? हमारे वोल्टेज रेगुलेशन का मान कम होना। और जब इसका मान कम होता है तो यही मेरी क्या होती हैं? बहुत अच्छी वीआर कहलाती हैं। क्या होती हैं? हमारी बेहतर वोल्टेज रेगुलेशन मानी जाती हैं। अब यहाँ पर कम करने के लिए हमें क्या करना होगा? निश्चित रूप से नो लोड सेकेंडरी वोल्टेज माइनस फुल लोड सेकेंडरी वोल्टेज अब बटा नो लोड सेकेंडरी वोल्टेज, ये हमने कर दिया। अगर हमने ऐसा कर दिया साथियों तो ध्यान दीजिए क्या होगा। अगर हमने ऐसा कर दिया तो यहां से सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपकी वोल्टेज रेगुलेशन कम हो जाएगी। और यदि वोल्टेज रेगुलेशन कम होगी, क्योंकि जानते हैं ना नो लोड वोल्टेज हमेशा क्या होता है? नो लोड वोल्टेज ज्यादा होता है आपके फुल लोड वोल्टेज से। नो लोड वोल्टेज क्या होता है? फुल लोड वोल्टेज से ज्यादा होता है। तो मैं एक छोटी सी सलाह आपको देता हूं, ट्रांसफार्मर के केस में हम हमेशा क्या चाहते हैं? डाउन रेगुलेशन चाहते हैं। ठीक है, इसलिए ट्रांसफार्मर का जब भी क्वेश्चन रहे आपका जवाब क्या होगा? नो लोड माइनस फुल लोड बटा नो लोड। ट्रांसफार्मर में क्या हो जाएगा? नो लोड माइनस फुल लोड बटा नो लोड हो जाएगा साथियों। ये डाउन रेगुलेशन कंसीडर की जाएगी। ठीक है, बट अगर स्पेसिफाई नहीं किया है, अब ध्यान रखिएगा, यहां पर जो गंभीर बातें हैं वो क्या हैं कि आपको ये यहां स्पष्ट नहीं किया कि आपका वोल्टेज रेगुलेशन ट्रांसफार्मर का है कि किसी मशीन का है। अगर ट्रांसफार्मर मेंशन रहता तो VNL माइनस VFL बटा VNL लेते। अगर मेंशन नहीं है तो हम किसको लेंगे? नो लोड माइनस फुल लोड बटा फुल लोड लेंगे। आंसर मेरा क्या हो जाएगा? ए कंसीडर किया जाएगा। लेकिन जानकारी के लिए मैंने बता दी। और एक छोटी बात आप जान लीजिए, लैगिंग पावर फैक्टर पर वोल्टेज रेगुलेशन का मान अधिक होता है। दोस्तों क्या होता है? ध्यान रखिएगा, लैगिंग पावर फैक्टर पर, लैगिंग पावर फैक्टर पर वोल्टेज रेगुलेशन अधिक होगा। साथियों लीडिंग पावर फैक्टर पर याद रखिएगा, लीडिंग पीएफ पर वोल्टेज रेगुलेशन कम होती हैं, आपकी निगेटिव तक भी होती हैं, माइनस में भी होती हैं। और माइनस में जब होती हैं तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो क्लियर हो गया बातें। चलिए आगे बढ़ें। ओके, जब कभी भी कोई डीसी मशीन हो, रोटेटिंग मशीन हो, तो आप एकदम आंख बंद करके इस बात को स्वीकार करिएगा कि वैसी परिस्थिति में नो लोड माइनस फुल लोड बटा क्या करना है? फुल लोड। क्या करना है? नो माइनस फुल बटा फुल करना है। ओके डियर फ्रेंड, आइए अगला प्रश्न फिर वोल्टेज रेगुलेशन से है।
इसकी प्रतिशत कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो इंटू 100 करके करेंगे। तो देख लीजिए, नो लोड माइनस फुल लोड बटा फुल लोड गुना 100। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा है, आपका इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला, ये एक इकाई ट्रांसफार्मर के लिए उच्च वोल्टता क्या होनी चाहिए। साहब कह रहा है यूनिट ट्रांसफार्मर के लिए। दोस्तों यूनिट ट्रांसफार्मर जो हमारी होती हैं जनरली, ये आपकी जनरेटिंग स्टेशन के अप्रॉक्स होती हैं। कहाँ होती हैं, जनरेटिंग स्टेशन के आसपास होती हैं। और यह वो ट्रांसफार्मर होती हैं जो सीधे सीधे आपकी क्या होती हैं, कपल्ड होती हैं। किससे साहब, हमारे अल्टरनेटर के सेक्शन से। अब मेरे समझाने का तात्पर्य यह है कि यह यहाँ जो अटैच्ड होती हैं, इसके पीछे का मुख्य कारण है दोस्तों क्या, ये मैं बता रहा हूं कि हम लोग मैक्सिमम 11 केवी वोल्टेज ही जनरेट कर पाते हैं अपने अल्टरनेटर से। कितना कर पाते हैं, 11 केवी ही हम जनरेट कर पाते हैं अपने अल्टरनेटर से। और 11 केवी जो हो गया तो नॉर्मली आप 33 पॉइंट समथिंग समझ लीजिए 5 केवी का हम लोगों को क्या करना पड़ता है, इसका रेटिंग रखना पड़ता है। तो नेचुरली अगर गौर से देखें तो आपका लगभग ये क्या हो गया 24 के आसपास। तो आप ये कह सकते हैं कि यूनिट ट्रांसफार्मर हमारा जो है वो 24 केवी का ही होता है। कितने का होता है, 24 केवी का होता है। राजस्थान में ये क्वेश्चन ITI इंस्ट्रक्टर में पूछा गया था। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, 24 केवी होगा। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला है, एक ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस RS है, उसका परिवर्तन गुणांक K है, प्राथमिक की ओर तुल्यकाली प्रतिरोध क्या होगा। देखिए क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है और ऐसा प्रश्न बार बार परीक्षाओं में आता रहता है। इसमें ऐसी परिस्थिति है कि मेरे प्राइमरी की रेजिस्टेंस को मैंने R1 मान लिया, प्राइमरी के रिएक्टेंस को X1 मान लिया। यहां पर आप जानते हैं चुंबकीय कपलिंग होगी, मैग्नेटिक कपलिंग के बाद इस जगह मेरा क्या हो गया X2 और ये मेरा क्या हो गया R2। ठीक है, ये पूरा हिस्सा आपका प्राइमरी का है और ये पूरा हिस्सा आपका क्या है, सेकेंडरी का है। ये पूरा हिस्सा प्राइमरी का, वो पूरा हिस्सा सेकेंडरी का है। अब यहां पे गौर करिए क्या करेंगे। अब आपको क्या करना है, यहां से उधर, उधर से इधर आना है। तो दोस्तों जीवन भर याद रखिएगा, जो अपना घर छोड़ता है, वैज्ञानिकों ध्यान रखिएगा, जो अपना घर छोड़ता है वही क्या होता है साहब, गंभीरतापूर्वक समझ लीजिएगा, जो अपना घर छोड़ता है। अरे भाई साहब, सेट 3 का PDF बहुत पहले भेज दिया गया है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, जो टेलीग्राम चैनल है उस पर। ठीक है, आप थोड़ा ऊपर जाकर देखिए, प्रतिदिन बहुत सारी क्लासेस यूट्यूब पर होती हैं, तो आपका नीचे रह गया होगा। तो जरा टेलीग्राम पर आप थोड़ा ऊपर जाकर देखिए, जरूर मिल जाएगा साहब। अगर नहीं मिल रहा है तो हम दोबारा से अभी फिर भिजवा देते हैं। क्यों इसके लिए चिंतित हो रहे हैं, PDF के लिए आप लोग जितना परेशान होते हैं, अगर उतना परेशान आप पढ़ाई के लिए हो जाइएगा तो आपका जीवन ही नहीं बदलेगा, ये देश बदल जाएगा आपके बदलने से। तो PDF के लिए उतना मत चिंतित होइए, ज्यादा चिंता पढ़ाई की कीजिए। PDF तो मिल ही जाएगा साहब, उसमें क्या दिक्कत है, हम अभी फिर से भेजवा देते हैं, टोटल भेजवा देते हैं, क्यों घबरा रहे हैं। आइए, ऑनलाइन की यही एक सबसे बड़ी खासियत है कि पढ़ाई पर ध्यान कम, PDF पर समर्पण ज्यादा रहता है। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। R1 X1 मैंने क्या कहा, प्राइमरी से सेकेंडरी और सेकेंडरी से प्राइमरी हमको भेजना है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब हम प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ रेफर करेंगे तो ये इसको आप ऐसे समझिए कि जब आप अपना घर छोड़ेंगे तो किसको प्रॉब्लम होती है, कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। उसके बाद आप जिस घर में जाते हैं उसके अनुसार आपको चलना पड़ता है। उसने कहा, आपने सोचा कि मैं 1 घंटे में लौट आऊंगा, लेकिन वो आपको लौटने नहीं दिया, आपको रात रुकना पड़ जाता है, आग्रह हो गया, प्रेशर हो गया, क्या करेंगे। तो ठीक मेरे समझाने का मतलब है, जो अपने घर में रहता है वह तो जैसे है वैसे ही रहता है। जब अपने घर से आगे निकल जाता है, दूसरे की तरफ चला जाता है, तो उसके स्वभाव में परिवर्तन, यानी R1 प्राइमरी से अगर सेकेंडरी की तरफ जाएगी तो R1 R1 डैश हो जाएगी।
R2 अगर सेकेंडरी से प्राइमरी की तरफ आएगी तो R2 R2 डैश हो जाएगी। पहली बात तो आप कैच कर लिए, अगर प्राइमरी वाला रजिस्टर R1 अपना घर छोड़कर पड़ोसी के घर R2 में जाएगा तो क्या हो जाएगा साहब, R1 डैश। अगर R2 अपना घर छोड़ करके प्राइमरी में आएगा तो क्या हो जाएगा, R2 डैश हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है त्रिलोकी जी, एक ही वीडियो को 3-4 बार आप देख लेते हैं, याद हो जाता है। निश्चित रूप से सभी छात्रों को यही करना चाहिए। दोस्तों जब याद रखिएगा, जब R2 अपना घर छोड़ करके इधर आएगा, प्राइमरी में आएगा, तो हमारी R2 R2 डैश हो जाएगी। R2 डैश का मान R2 बटा के स्क्वायर होगा। क्या होगा जी, R2 बटा के स्क्वायर। लेकिन जब R1 अपने घर प्राइमरी को छोड़कर सेकेंडरी में जाएगी तो R1 डैश क्या हो जाएगी, के स्क्वायर इंटू R1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, के स्क्वायर इंटू R1। तो सारे बच्चे इस डायग्राम को कॉपी में नोट करके इसको लिख भी लेना है, क्योंकि कई बार न्यूमेरिकल भी इस पर डाटा पुट करके आपको पूछ लेता है। वैसे जगह पर आप घबराएं नहीं, इसके लिए आपको इसको निश्चित रूप से साहब लिख करके कवर कर लेना है। तो ध्यान रखिएगा, प्राइमरी से जब सेकेंडरी में ट्रांसफर होती है हमारी रजिस्टर तो R1 R1 डैश हो जाती है और इसका मान होता है के स्क्वायर इंटू R1। अगर हमारी सेकेंडरी से प्राइमरी की तरफ R2 आती है तो वो अपना घर छोड़ती है, R2 R2 डैश हो जाती है। और निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा कि ये इसका मान क्या हो जाता है, R2 बटा के स्क्वायर हो जाता है। अब आइए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकेंडरी रेजिस्टेंस को प्राइमरी में भेज दिया। जब सेकेंडरी को प्राइमरी में भेज दिया तो क्या हो गया, R2 बाय के स्क्वायर, यानी RS बटा के स्क्वायर, क्योंकि R2 हो या RS हो दोनों क्या है, सेम है। आप याद रखिएगा, R2 हो या RS हो यह भी सेकेंडरी यह भी सेकेंडरी, ठीक है। R1 हो या RP हो कोई फर्क नहीं, यह भी प्राइमरी वह भी प्राइमरी। तो हम सबस्क्रिप्ट 1 से प्राइमरी को दिखाते हैं और सबस्क्रिप्ट 2 से हम किसको शो करते हैं जी, सेकेंडरी को शो करते हैं। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा साथी, अब इसमें इस बात को लेकर के स्वीकार करना है कि इन छोटी छोटी चीजों को आप गौर करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में इसी पर पूछा हुआ था, ठीक है, और बहुत सारे बच्चे उसको नहीं सॉल्व कर पाए थे। तो ये कंसेप्ट आप याद रख लीजिएगा और इस कंसेप्ट को कॉपी में नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन यहां से टफ करने पर आपको पूछ सकता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक ट्रांसफर की कौन सी जांच उसकी रेगुलेशन, दक्षता और मापन की जानकारी देता है। साथियों गौर करिएगा, ऐसा कौन सा हमारा टेस्ट है जिससे हमको रेगुलेशन भी पता चल जाए, हमें इफिशिएंसी भी पता चल जाए, ठीक है, दोनों चीजें पता चल जाए। तो साथियों यह जो टेस्ट होता है हमारे ट्रांसफार्मर का, उसको हम कहते हैं बैक टू बैक टेस्ट। क्या कहते हैं दोस्तों, बैक टू बैक टेस्ट। किस नाम से जानते हैं पढ़े लिखे विद्वानों, इसको बैक टू बैक टेस्ट के नाम से जानते हैं। और ध्यान रखिएगा, मेरा जो बैक टू बैक टेस्ट है उसमें आपको क्या करना है, 2 ट्रांसफार्मर लेना है, सिंगल फेज का लेना है, सेम रेटिंग का लेना है, और लेने के बाद उस दोनों को पैरेलली अरेंज करना है। आप जानते हैं पैरेलल अरेंज जो ट्रांसफार्मर का करते हैं, क्यों करते हैं। पहली बात, पावर ट्रांसफार्मर का पैरेलल ऑपरेशन हम इसलिए करते हैं साथियों, ताकि हम मैक्सिमम लोड को सप्लाई दे सकें, लोड को मैनेज करने के लिए करते हैं, कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई को मेंटेन करने के लिए करते हैं, लगातार सप्लाई कंज्यूमर को मिले उसको ध्यान में रखने के लिए करते हैं। साहब जी यहां पर क्या है, आपका पैरेलल ऑपरेशन के लिए शर्त क्या है, आपका निश्चित रूप से ध्यान रखना, हमारी फेज सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, 3 फेज है तो सेम रहनी चाहिए, ठीक है। रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का रेशियो सेम रहना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। वोल्टेज या केवीए रेटिंग के सेम रहने की कोई बाध्यता यहां पर नहीं है। ये सब छोटी छोटी बातों को याद रखिएगा, तभी पैरेलल ऑपरेशन हो सकता है। और आपका सारा देख लीजिएगा, सबका प्राइमरी एक साथ, इसका प्राइमरी एक साथ, उसका सेकेंडरी एक साथ, उसका सेकेंडरी एक साथ, यानी प्राइमरी प्राइमरी को एक तरफ, सेकेंडरी सेकेंडरी को एक तरफ। ऐसा करके हमें क्या करना होता है साथियों, इसका स्ट्रक्चर तैयार करना होता है। ये बैक टू बैक टेस्ट जो है, इसी के माध्यम से हमें ये सारी जानकारी मिलती है। ओपन सर्किट टेस्ट से साथियों हम क्या प्राप्त करते हैं, आयरन लॉस, क्या करते हैं, कोर लॉस हमें प्राप्त होता है।
शॉर्ट सर्किट टेस्ट से क्या होता है, हमें कॉपर लॉस, क्या होता है साहब, कॉपर लॉस हमें प्राप्त होता है। हॉपकिंसन टेस्ट जो है ये आप डीसी शंट मोटर के साथ करते हैं, क्या करते हैं, डीसी शंट मशीन जो है हमारी, समान रूप से डीसी मशीन, उसके साथ हम हॉपकिंसन टेस्ट करते हैं। यह हॉपकिंसन टेस्ट भी क्या करता है, आपके मशीन की इफिशिएंसी को व्यक्त करता है, इसमें कोई शक नहीं है साथियों, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। हॉपकिंसन टेस्ट भी क्या करता है, आपके डीसी मशीन की क्षमता को व्यक्त करता है, उसकी इफिशिएंसी को कैलकुलेट करने में आपकी मदद करता है। आइए आगे बढ़ें। ऑटो ट्रांसफार्मर में केवल कितनी वाइंडिंग होती हैं, बड़ा अच्छा प्रश्न है ना। ऑटो ट्रांसफार्मर में ध्यान रखना, केवल और केवल एक ही वाइंडिंग होती हैं, क्या होती हैं जी, एक ही वाइंडिंग होती हैं। और यहां देखिए, ये रहा आपका ऑटो ट्रांसफार्मर, इसमें जो सिंगल वाइंडिंग है, यही वाइंडिंग आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी के रूप में काम करती हैं। इससे क्या क्या फायदा है, आपके कॉपर की क्या हो रही है, सेविंग हो रही है, आपका लॉस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, समझ गए, ये ध्यान रखिएगा, लॉसेस भी आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब इस तस्वीर को देखिए, यहां पर प्राइमरी मेरी V1 इतनी ज्यादा टोटल, सेकेंडरी मेरी मात्र ये वाला पोर्शन आपका सेकेंडरी के लिए काम में आया N2, यानी स्पष्ट रूप से आप क्या कहेंगे साहब, ये मेरा स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर, ये मेरा क्या है, स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर है। आगे बढ़ जाइए, इस वाली तस्वीर में देखिए, इसमें टैपिंग हमने क्या किया है पीछे की तरफ, यानी इसका जो है V1 वो कम है, और टोटल हमने क्या मान लिया, इस टोटल को मैंने N2 मान लिया, और इतना ही मेरा क्या है N1, ये वाला भाग मेरा N2 माइनस क्या है, N1 है। तो यानी स्पष्ट है यहाँ V1 कम और V2 ज्यादा। तो ये वाला जो तस्वीर है वो किसका है, ये स्टेप अप का है, किसका है साहब, स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर का है। तो स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर ये वाली है, स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर ये वाली है। आपने देखा कि सिमिलर। अब यहां से एक छोटी सी बात मैं पूछना चाहता हूं कि हमारा जो ये ट्रांसफार्मर है साहब, ऑटो ट्रांसफार्मर, ये किस सिद्धांत पे काम करता है, सेल्फ इंडक्शन पे काम करता है। किस पे करता है जी, सेल्फ इंडक्शन पे करता है, जिसको हम हिंदी में स्वप्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। यानी दोनों तरीके से यह पावर ट्रांसफर कर सकता है, दैट मीन्स निश्चित रूप से एनर्जी ट्रांसफर कर सकता है। वो दोनों तरीका क्या क्या है, एक तो आपका कंडक्टिवली, क्या है, कंडक्टिवली, और दूसरा आपका क्या है, इंडक्टिवली मैग्नेटिकली। ठीक है, ये दो तरीके हैं जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, आपके स्वप्रेरण का काम करते हैं, सेल्फ इंडक्शन का काम करते हैं। इसकी एक्चुअल तस्वीर आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसकी एक्चुअल तस्वीर ये वाली रही साहब, और ये जो हमारी है निगेटिव, ये मेरी पॉजिटिव टर्मिनल। अब इसके साथ ये गोल वाला आप क्या देखते हैं, वैरिएक है। इसको जब आप घुमाते हैं तो आपका वोल्टेज का रेंज होता है, और उस रेंज के हिसाब से वोल्टेज के मान को आप क्या कर सकते हैं, कम ज़्यादा करने का प्रयास करते हैं। जितनी ज़रूरत होती है उस हिसाब से वोल्टेज को आप सेट कर देते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, हंसराज शर्मा जी, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का कोई भी अगर आपको कोर्स लेना है तो हमारी सारी कोर्सेज क्या होती हैं, ध्यान दीजिएगा, हमारी सारी कोर्सेज जो हैं हाँ, हमारी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की जो कोर्सेस हैं साथियों, वो आपको मिलेंगी कहां पर, ये है हमारा ऐप। अगर आप ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, क्या साथियों, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह हमारा एप्लीकेशन है, जिसे प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद यहां पर हमारी सारी कोर्सेस, अगर आप सिर्फ ट्रेड थ्योरी लेंगे तो ट्रेड कंप्लीट आप जो है साथियों पढ़ेंगे। मिशन एएलपी तो वो भी बड़ी बैच भी हमारी है, अभी बहुत ज़्यादा फी बहुत कम रखी गई है, तो आप ऑनलाइन भी हमसे इस ऐप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन जुड़ना चाहें तो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह सेंटर, सैदपुर मोड़, भिकना पहाड़ी, पटना, किसान कोल्ड स्टोरेज, मुसल्लपुर हाट, पटना, उसके बाद बाजार समिति मेन गेट, पटना, ये तीनों जगह पर आप क्या करेंगे साहब, हमसे जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन में हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। कैसा पढ़ाते हैं वही दिखाने के लिए तो आपके बीच लाइव आते हैं, समझ गए कि नहीं, कैसा पढ़ाते हैं साथियों वही दिखाने के लिए आपके बीच आते हैं, इसमें कौन सी शक की बात है। आपको पसंद आ रहा होगा तो आप जुड़ जाइएगा,
नहीं पसंद आएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको क्लासेस समझ में आ रही हैं तो आप आगे विचार करिएगा, नहीं समझ में आएंगी तो आपकी इच्छा पर है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न है, कह रहा 400 वाट हमारी आयरन लॉसेस हैं और उच्चतम दक्षता जो है उस पर मशीन काम कर रहा है, ट्रांसफर काम कर रहा है। साथियों आपके पास पीआई का मान क्या दे दिया है, 400 वाट दे दिया है, ठीक है। और हमारी इफिशिएंसी देखिए कह रहा है कि मैक्सिमम। दोस्तों मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए क्या शर्त है, मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए जो शर्त है वो है आपकी आयरन लॉस के बराबर किसको होना पड़ेगा, कॉपर लॉस को होना पड़ेगा। हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि आप हमें इस बात को मानते हैं पीआई ऑलवेज लेस होती है किससे, पीसीयू से। कॉपर लॉस हमेशा ज्यादा होता है, आयरन लॉस आपकी क्या होती है जी, कम होती है। आयरन लॉस क्या होती है, कम होती हैं, और कॉपर लॉस क्या होता है, ज्यादा होता है। पहली बात। अब यहां से सोचना यह है कि मैं हमेशा चाहूंगा कि मेरी लॉसेस कम हो। मेरी लॉसेस जितनी ज्यादा कम होंगी, दोस्तों ध्यान रखना, मेरी लॉसेस जितनी ज्यादा कम होंगी हमारी इफिशिएंसी उतनी मैक्सिमम होंगी। क्योंकि आप सब जानते हैं इफिशिएंसी क्या होता है, आउटपुट बाय आउटपुट प्लस लॉसेस होता है। और यही आपकी आउटपुट प्लस लॉसेस क्या है, इनपुट है। विद्यार्थियों ध्यान रखिएगा, आउटपुट बाय आउटपुट प्लस लॉसेस जो हमारी हैं, तो आपने क्या देखा, इफिशिएंसी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है साहब, लॉसेस। यानी लॉसेस आपकी, ध्यान दीजिएगा, इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल करिएगा तो अनर्थ हो जाएगा। क्या होती हैं ये, निश्चित रूप से साहब हमारी लॉसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के रूप में कंसीडर होंगी, ठीक है। नहीं तो यहां से आप प्लस को हटा के कर दीजिएगा तो अनर्थ हो जाएगा। मेरा इनपुट जितना बढ़ेगा मेरी लॉस उतनी घटेगी, ठीक है। और याद रखिएगा क्या है साहब, यहां से आपकी लॉसेस जितनी ज्यादा बढ़ेगी इफिशिएंसी उतनी कम होगी, लॉसेस जितनी कम होगी इफिशिएंसी उतनी ज्यादा होगी। तो हमारा प्रयास हमेशा रहता है, हमारा प्रयास हमेशा रहता है कि हम लॉसेस को कम से कम रखें। इसीलिए जो शर्त है मैक्सिमम एफिशिएंसी की वो क्या है, पीआई जो है वो किसके बराबर होगा, पीसीयू के बराबर होगा, ठीक है। यानी पीसीयू को खींच करके इसके बराबर करना है। एग्जांपल के तौर पे पीआई दे दिया है 400 वाट, ठीक है, और कॉपर लॉस दे दिया है 800 वाट। कह रहा है मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए क्या शर्त होना चाहिए, मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए पीआई बराबर पीसीयू बराबर 400 होना चाहिए। जब ऐसा होगा तभी आप क्या कर पाएंगे, मैक्सिमम एफिशिएंसी प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। चलिए आइए ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए बहुत अच्छा सवाल है हंसराज जी का, जैसा यूट्यूब पे कर रहे हैं वैसा ही कोर्स में भी कराते हैं क्या साहब। हमारे जो स्थितियां हैं, प्लेटफॉर्म हमेशा से अपने विश्वास और भरोसे के लिए जाना गया है, ठीक है। इसलिए हम सामने दिखाते कुछ और हैं, अंदर बेचते कुछ और हैं। ये वैसी व्यवस्था यहाँ नहीं है, जैसी आपको यहाँ पढ़ाई हो रही है ठीक वैसी ही पढ़ाई सिमिलरली आपको बाहर भी और अंदर भी होती है। इसलिए चिंता मत करिएगा, हम वैसे लोग नहीं हैं जो बड़े बड़े वादे करके और बीच से बच्चों को झूठ बोल करके निकल जाते हैं साहब, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा पर है, आपके सैकड़ों वीडियोज आपकी यूट्यूब पर होंगी, आप उसको देख लीजिए, प्लेटफॉर्म के इतिहास को समझ लीजिए, भरोसे और विश्वास को महसूस कर लीजिए, फिर जैसा उचित होगा वैसा करिए। और कृपया करके ऐसे कमेंट ना किया करें, ऐसे में पढ़ाने में थोड़ी सी बाधा उत्पन्न होती है। अगर आपको पसंद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। बट वी आर नॉट हियर डिस्कसिंग अबाउट द सेलिंग ऑफ कोर्सेज डियर फ्रेंड, ये ध्यान रखिएगा। ये क्लासेस बच्चों के बेनिफिट के लिए है, ये कोर्स बेचने के लिए नहीं है, ठीक है ना। अगर आपको फायदा होता है तो अच्छा है, नहीं होता है तो माफ कीजिएगा। चलिए साहब पीआई इक्वल टू क्या है, पीसीयू। तो इस प्रश्न को आप गंभीरता से समझ लीजिए। आयरन लॉस हमारी क्या हो गई, ध्यान देना साहब, आयरन लॉस हमारी 400 वाट क्या है, आयरन लॉस हमारे ट्रांसफार्मर में क्या कहा 400 वाट है। व्हाट विल बी कॉपर लॉसेस व्हेन द ट्रांसफार्मर इज वर्किंग ऑन द मैक्सिमम एफिशिएंसी, क्या हो सकता है। तो निश्चित रूप से हमारी कॉपर को भी क्या करना पड़ेगा, पीआई के बराबर करना पड़ेगा। और कॉपर को जब पीआई के बराबर करना पड़ा तो क्या हो जाएगा साहब, 400 वाट ही होगा। इसलिए राइट आंसर आपका क्या है दोस्तों, 400 वाट है। चलिए आगे बढ़ें, आइए साहब। निश्चित रूप से साथियों एक बात आप जानते हैं ना,
सच को सैकड़ों परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, झूठ अपना पांव बड़ी आसानी से और तेजी से पसार लेता है और लोगों के मन में भी बस जाता है। इसीलिए इससे ज्यादा क्या कहेंगे, आप सब मेहनत करिए, जी जान लगाकर पढ़िए और आपको सफल होना अगर है तो जुड़े रहिए। ये क्लासेस लेकर हम लगातार आपके बीच बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आज के लिए इतना ही।